गरीब बिंदिया अपनी मालकिन के घर किचन में काम कर रही होती है। वो रात के करीब 8 बजे सारा खाना बनाकर अपने घर जाने के लिए किचन से निकल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर फ्रिज पर एक प्लेट में ढकी बासी रोटियों पर पड़ती है, तो वो उन्हें उठा लेती है। तभी उसकी मालकिन वहाँ आ जाती है। ओ महारानी, ये रोटियां कहाँ ले जा रही है तू? कहीं नहीं मेम साहब, वो ये कल की बासी रोटियां हैं। तो तूने सोचा पल्लू में छुपाए घर ले जाती हूँ? मेम साहब तो कुछ कहेंगी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये तुम गरीब नौकरानियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी बासी रोटी ले जा रही है, कल को ताजी ले जाएगी। उसके बाद किचन से धीरे धीरे खाने का सामान गायब करने लगेगी ना। वापस रखिए रोटियाँ। पर मेम साहब। मालकिन उसकी ये बात सुने बिना ही बिंदिया पर हाथ उठा देती है। बिंदिया बिना कुछ कहे ही वो रोटियां रख कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जब अपने घर पहुँचती है तो खाट पर बैठी उसकी बीमार सास मालती उसके गालों को लाल देखकर कहती है, अरे बहू, तेरे गाल सूजे क्यों हुए हैं? तेरी मालकिन ने फिर तुझ पर हाथ उठाया है क्या? माँ जी, आपको पता है ना मेम साहब कैसी हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। अरे गुस्सा आ जाता है तो क्या अपना गुस्सा वो गरीब नौकरानी पर निकालेगी? अरे तू उसके यहाँ काम करती है तो गरीब है, गुलाम नहीं। तू छोड़ दे काम बहू। माँ जी, काम छोड़ दिया तो हम गरीब अपना गुजारा कैसे करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं ही कोशिश करूँगी कि काम करते हुए कोई गलती न करूँ। आप आराम कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। पति की गंभीर बीमारी के कारण मौत होने के बाद बिंदिया के परिवार में बस उसकी सास और वो रह गई थी। घर खर्च और बीमार सास की दवाइयों का खर्चा उठाने के लिए बिंदिया नौकरानी का काम किया करती थी, लेकिन उसकी मालकिन बहुत खड़ूस थी। जरा जरा सी बात पर उसे थप्पड़ लगा दिया करती थी, लेकिन पैसों के चलते बिंदिया वो काम नहीं छोड़ सकती थी। एक रोज रविवार के दिन उसका दूर का भाई दिनेश उसके घर आता है। अरे भैया, तुम आओ ना, बैठो। कैसी है बिंदिया? बहुत दिन हो गए थे तेरे से मिले, तो सोचा आज तेरे घर आ जाऊं। नमस्ते माँ जी। जीता रहे बेटा। अब तू आया है तो अपनी बहन को थोड़ी अक्ल दे, वरना मुझ बीमार सास से पहले ये काम करते हुए निपट जाएगी। माँ जी, आप भी ना। भैया आप बताओ क्या खाओगे? आपकी एक गरीब बहन आपको 56 भोग तो नहीं खिला सकती, लेकिन जो बन पड़ेगा जरूर बनाऊंगी। अरे बहना, मुझे 56 भोग का कोई लालच नहीं है, बस तू अपने हाथ की आलू कचौरी खिला दे। जी भैया, मैं अभी बनाती हूँ। इतना कहकर बिंदिया आलू कचौड़ी बनाने की तैयारी करती है तो दिनेश मालती से बात करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि गरीब बिंदिया काम के चक्कर में अपनी मालकिन का अत्याचार सहती है। कुछ देर में बिंदिया गर्मा गर्म कचौड़ी दिनेश को देती है, जिसे खाते ही दिनेश कहता है, तुम्हारे हाथ की आलू कचौरी किसी पकवान से कम नहीं है बिंदिया। मन करता है खाते ही जाओ, खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। ये तो सही कह रहा है बेटा तू। बहू तो हर चीज स्वाद की बनाती है, लेकिन इसके हाथ की कचौड़ियों का स्वाद लाजवाब है। बिंदिया, जब तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरानी का काम करने की क्या जरूरत है? अपना खुद का कोई काम शुरू करो ना। भैया, हम गरीब के लिए इतना आसान नहीं है किसी भी काम की शुरुआत करना, और वैसे भी काम करूँगी भी क्या मैं? इन स्वादिष्ट कचौरियों को बेचो। लोग ऐसी चटपटी चीजें खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम्हारी कचौरियाँ लोगों को पसंद आ गई, इससे तुम्हारा हुनर ही नहीं, तुम्हारी आमदनी का साधन भी हो जाएगा। उसकी कही बात से मालती भी सहमत होती है, लेकिन बिंदिया लगा लगाया काम छूट जाने के डर से मना कर देती है। समय बीतता है। एक दिन बिंदिया की मालकिन उसे काम करते हुए बर्तन टूट जाने पर बहुत सुनाती है और काम पर आने से ही मना कर देती है, जिसके कारण बिंदिया को समझ नहीं आता कि अब वो इस गरीबी की हालत में करे तो क्या करे। तो उसे अपने भाई की कही बात याद आती है, तो वो अपनी सास से बात करके अपने किसी जान पहचान वाले से कुछ पैसे उधार लेकर कचौड़ियाँ बनाकर उसे बाजार में बेचने का काम शुरू करती है और अपने ठेले के पास खड़ी होकर आवाज लगाती है, आओ आओ, गरम गरम आलू की कचौड़ी खाओ। बहन जी, कचौड़ी खाकर देखिए, ज्यादा महंगी नहीं और स्वादिष्ट भी है। अरे अरे सुनिए तो। लोग उसकी बात सुनते तो जरूर हैं, लेकिन कोई उसकी कचौड़ियाँ नहीं खरीदता। पूरे दिन बाजार में रहने के बाद निराशा से घर लौट जाती है। तभी उसकी सास कहती है, बहू क्या हुआ, कचौड़ियाँ बिकी की नहीं? माँ जी, बाजार में कितने ही कचौड़ियों के ठेले हैं, तो भला लोग मेरी बनाई कचौड़ी ही खाना क्यों पसंद करेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? बहू, तू निराश क्यों होती है? दिक्कत तो शुरू में हर काम में आती है, और फिर हम गरीबों के पास आस लगाए रखने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता। भगवान हम गरीबों को ही इतनी कष्ट क्यों देता है? माँ जी, पहले तो इनको बीमारी के चलते हमसे छीन लिया, घर चलाने के लिए जैसे तैसे वो काम किया था, लेकिन मालकिन ने उस दिन के बाद से काम पर आने को मना कर दिया। अब कचौड़ियाँ बेचने का काम शुरू करने के लिए भी पैसे कहीं से उधार लिए हैं।
तो मेरी कचौड़ियाँ भी नहीं बिक रही। ऐसे रहो तो मैं उधार कैसे चुकाऊंगी। बहू शांत हो जा, भगवान पर भरोसा रख और इतनी जल्दी हार मानने से कुछ नहीं होगा। चल अब ये बची हुई कचौड़ियाँ खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं। निराश गरीब बिंदिया अपनी सास की कही बात समझ जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू वही कचौड़ी खाकर सो जाती हैं। अगले दिन बिंदिया फिर से ताज़ी कचौड़ियाँ और हरी चटनी बनाती है, लेकिन वो बाजार ना जाकर नुक्कड़ पर ही अपनी कचौड़ी का ठेला लगाती है। वो आवाज लगाकर लोगों को बुलाती है। तभी एक बच्चा उसकी दुकान पर आता है और एक प्लेट कचौड़ी खाकर साथ ही घर ले जाने के लिए पैक भी करवाता है और बिंदिया को पैसे देकर चला जाता है। बिंदिया पहले ग्राहक को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन वही बच्चा वहाँ उसके ठेले पर फिर आता है। इस बार उसके साथ एक औरत भी आती है जो कहती है, ये कचौड़ी का ठेला आपका है? जी जी, ये आपका बच्चा है क्या? कल ये यहाँ से कचौड़ियाँ लेकर गया था। हाँ, वो कचौड़ियाँ मैंने भी खाई थी, बहुत स्वादिष्ट और चटपटी थी। एक काम कीजिए, आप 4 प्लेट पैक कर दीजिए और हाँ, हरी चटनी ज्यादा डालिएगा। उसके साथ कचौड़ी खाने का मजा कुछ और ही है। जी जी, अभी देती हूँ। इतना कहकर बिंदिया 4 प्लेट कचौड़ी पैक करके उस औरत को दे देती है और वो औरत पैसे देकर वहाँ से बच्चे के साथ चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद 2 और आदमी उसके ठेले पर कचौड़ी खाने के लिए आते हैं। उस दिन बिंदिया की बनाई कचौड़ियाँ बिकने से उसकी कुछ कमाई हो जाती है। इस तरह समय बीतता है और रोज गरीब बिंदिया की कुछ कचौड़ियाँ तो बिक जाती, बाकी बची हुई कचौड़ियाँ वो और उसकी सास रात को खाकर सो जाया करते। जिसके बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब उसकी बनाई सारी कचौड़ियाँ बिक जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे लोग उसे गरीब कचौड़ी वाली के नाम से जानने लगते हैं। एक रोज एक आदमी फोन पर बात करते हुए उसकी दुकान पर आकर कहता है, हाँ हाँ भाग्यवान, मैंने अपने कानों से सुन ली। कचौड़ी गरीब कचौड़ी वाली के यहाँ से ही लेनी है। अरे मैं उसके ठेले पे पहुँच गया हूँ, आप फोन काट के परे भी रख दो। बोलिए साहब, कचौड़ी खानी है या पैक करनी है? 1 प्लेट खानी है और 2 प्लेट पैक कर दो। ठीक है। इतना कहकर बिंदिया 1 प्लेट कचौड़ी उस आदमी को खाने के लिए देकर अपना काम करने लगती है। तभी कचौड़ी खाकर वो आदमी कहता है, ओहो वाह, क्या स्वाद है, मुझे तो मजा ही आ गया। जब मेरी भाग्यवान मुझे गरीब कचौड़ी वाले के यहाँ से कचौड़ी लाने की जिद कर रही थी। आप जैसे ग्राहकों के कारण ही मेरी कचौड़ियों का ठेला चलता है। मेरी बनाई कचौड़ियाँ लोगों को पसंद आ रही है, ये सुनकर अच्छा लगता है। वो बोल ही रही होती है कि तभी उसे सामने से उसका भाई दिनेश आता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी कचौड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी दिनेश बिंदिया को ये काम करते देख खुश होकर कहता है, तो आखिर में तुमने सही फैसला ले लिया मेरी बहना। मैंने तो बस फैसला लिया था, सही साबित तो वो अब हुआ है भैया। आओ भैया, घर पर तो तुमने अपनी बहन के हाथ की कचौड़ी खाई है, यहाँ तुम इस गरीब कचौड़ी वाले की बनाई कचौड़ी चखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी बिंदिया उसे एक प्लेट में 2 कचौड़ियों के साथ चटनी परोसकर देती है। इस तरह गरीब कचौड़ी वाली कचौड़ियाँ बेचकर ही अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाया करती। शौर्य अपनी दोस्त राज के पास भागा भागा आता है और उसको गले लगाकर बोलता है, राज मेरे दोस्त, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया यार, तेरी भाभी बेवफा निकली। अरे मेरे जिगर के छिलके, पहले शांत होकर सारी बात तो बता कि हुआ क्या। आते ही मातम मनाने लग गया। भाई मुझे लगता है कि तेरी भाभी मिताली का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो उसके साथ न्यू ईयर मनाने मलेशिया जा रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। भले ही मैंने उनको देखा नहीं है, पर फिर भी जितना तूने पहले उनके बारे में बताया था, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे यार, भाभी तो तेरे से कितना प्यार करती थी, तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अरे यार, मैंने अपने कानों से सुना कि वो मलेशिया जा रही है। जब मैंने पूछा तो कहती बस मेरा मन है अकेले रहने का, पर मैं जानता हूँ वो अकेले नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। भाई तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। पर मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ? देख, तू मेरी वाइफ के पीछे पीछे मलेशिया जाएगा। नाम आइडेंटिटी मेरी होगी, लेकिन चेहरा तेरा, और तुझे तो उसने आज तक देखा ही नहीं है। तू बिना डरे सबूत इकट्ठे करियो कि कौन उसका बॉयफ्रेंड है। फिर सबूतों के आधार पर मैं उससे तलाक ले लूंगा। यार देख, जरूरी है क्या? किसी और को नहीं भेज सकता? नहीं, मुझे तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं है। शौर्य राज को मलेशिया जाने के लिए मना लेता है, लेकिन वहीं शौर्य की बीवी मिताली अपनी दोस्त रिया को बुलाकर उससे बोलती है, यार रिया, मेरी शादी खतरे में है। मेरे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है उसकी काली करतूतों का। यार, ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं।
इसलिए मेरा शादी करने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन मेरे घर वाले तो मुझे रिश्ते दिखा दिखा कर पागल ही कर देंगे। मन तो करता है कहीं दूर भाग जाऊं। मेरे पास तेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देख, मैंने अपने पति से झूठ बोला है कि मैं मलेशिया जा रही हूँ, तो अब मेरी जगह तू मलेशिया चली जा मेरे नाम से। ऐसे में मेरे पति को लगेगा मैं गई हूँ और वो खुलेआम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज करेगा। बस मैं उसको रंगे हाथ तभी पकड़ लूंगी। हाँ यार, इसी बहाने कुछ टाइम अपने घर वालों और इस शादी के झंझट से दूर रहूंगी। पता कब जाना है। एक तरफ शौर्य राज को अपना जासूस बनाकर मिताली के पीछे मलेशिया भेजता है, तो वहीं मिताली खुद ना जाकर अपने नाम से अपने दोस्त को मलेशिया भेजती है। अगले दिन फ्लाइट में बैठने से पहले ही दोनों एयरपोर्ट पर टकरा जाते हैं, जिसके कारण शौर्य की दी हुई मिताली की फोटो राज से वहीं गिर जाती है, जिसपे बिना गौर किए वो रिया को सॉरी बोलकर फ्लाइट की तरफ बढ़ जाता है और मलेशिया पहुंचकर दोनों एक ही होटल में रुकते हैं। राज पहले चेक इन करके अंदर चला जाता है, तभी रिसेप्शन पर वो मिताली का नाम सुनता है, तो पलटकर देखने पर वहाँ वो रिया को मिताली समझकर बोलता है। तो ये हैं भाभी, यार शक्ल से तो कितनी स्वीट लग रही हैं। कौन कह सकता है कि इनका बॉयफ्रेंड है और अपने पति को धोखा दे रही हैं। वैसे एक बार शौर्य की दी तस्वीरों से कंफर्म कर लेता हूँ। राज देखता है कि फोटो वाला एनवलप तो खाली है, जिसके बाद वो बोलता है, शायद फोटो कहीं गिर गई। खैर यही होंगी। वैसे भी एक ही होटल में तो हैं, जासूसी अच्छे से हो जाएगी। राज अपने कमरे में चला जाता है और रिया अपने कमरे में। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर निकलता है तो देखता है कि मिताली कहीं जा रही है, यानी रिया, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए बोलता है, लगता है भाभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हैं। पीछा करता हूँ। राज रिया का मिताली समझकर पीछा करता है और कुछ ही पलों में वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, जिसके बाद वो इधर उधर देखकर बोलता है, कहाँ गई यार, अभी तो यही थी। राज जैसे ही पीछे मुड़ता है, मिताली उर्फ रिया उसके पीछे ही खड़ी होती है और अचानक से उसको अपने पास देखकर राज उसके ऊपर ही गिर जाता है, जिसके बाद नीचे गिरे गिरे रिया बोलती है, हटो मेरे ऊपर से बेअकल इंसान। राज खुद को संभालते हुए खड़ा होता है, जिसके बाद रिया भी खड़ी होकर बोलती है, आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कब किया? अरे मैडम, आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्पेशल नहीं समझ रही? कमाल है। ज्यादा ना भोले मत बनो। सब जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़के को। अकेली लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू कर दिया। लेकिन ये इंडिया नहीं है, यहाँ की पुलिस एक बार में ही अच्छे से सुताई करके छोड़ती है। अरे जाइए, मेरी भी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि मैं आपके पीछे लगूं। दोनों एक छोटे से झगड़े के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ राज मिताली बनी रिया से जाने अनजाने टकराता और मिलता रहता है, जिसके कारण उसके मन में रिया के लिए कुछ जज्बात पनप जाते हैं, जिन पर रोक लगाते हुए राज खुद को बोलता है, राज, इस दिल को समझा। वो भाभी है यार, तूने उनको उनके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ना है, ना कि खुद उनका बॉयफ्रेंड बनना है। राज रिया को मिताली समझकर उसका पीछा करता है, जिसके कारण मलेशिया के ट्रिप में वो ज्यादातर समय उसी के साथ गुजारता है। रिया का स्वभाव उसको बहुत पसंद आता है। रिया भी उसके साथ रोज होने वाली खट्टी मीठी लड़ाई के कारण उसको पसंद करने लगती है। एक शाम ट्रिप पर आए सभी लोग घेरा लगाकर बॉनफायर का मजा ले रहे होते हैं। तभी राज मिताली के करीब जाकर उससे बोलता है, वैसे हमें यहाँ आए 2 हफ्ते हो गए, लेकिन हमने झगड़े के सिवा कुछ नहीं किया, तो आज सोचा कुछ बात कर ली जाए। तो आप यहाँ सिर्फ घूमने आई हैं, वो भी अकेले? हाँ, लेकिन शायद लगता है अकेले सफर में ही कोई हम सफर मिल जाएगा। आपकी शादी नहीं हुई? इतने दिनों से तुम मेरे साथ हो, तुमको मैं शादीशुदा लगती हूँ। शादी से ही तो पीछा छुड़ाकर यहाँ आई हूँ। राज रिया का जवाब सुनकर अकेले में जाकर शौर्य को कॉल करके बोलता है, मेरे भाई, भाभी तो बोल रही हैं कि वो शादीशुदा ही नहीं है। अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ, लेकिन इसने अभी से ही मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दिया। तू नजर रख और जल्दी कोई सबूत दे। मलेशिया आने के बाद से राज ने रिया को किसी और आदमी के साथ नहीं देखा था। हाँ, इस बीच में वो उससे प्यार जरूर कर बैठा था,
लेकिन वो उसको अपनी भाभी समझकर कुछ नहीं बोल पाया था। और ट्रिप के आखिरी दिन वो शौर्य को कॉल करके बोलता है, भाई तू गलत है, भाभी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पूरी ट्रिप के दौरान मेरे साथ ही थी वो, ना वो किसी से मिली ना उनके पास कोई आया, लेकिन तूने मुझे यहाँ भेजकर गलती कर दी। क्यों, क्या हुआ? प्यार भाभी से। लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे मेरी लिमिट्स पता है। मैं आज ही इंडिया आ रहा हूँ, भूल जाऊंगा इस ट्रिप को, बस तू भाभी को अपना ले, वो सही है। राज ये कहकर कॉल को कट कर देता है और होटल से चेकआउट कर लेता है। उसके जाने के बाद मिताली उर्फ रिया उसको सब जगह ढूंढती है, लेकिन उसके ना मिलने पर वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बोलती है, मिस्टर राज थे रूम नंबर 15 में, कहाँ गए हैं? नो मैम, उस रूम में कोई राज नहीं बल्कि मिस्टर सौदे थे। क्या शौर्य? मुझसे झूठ बोला, और शौर्य तो मिताली का पति है। रिया ये सब जानकर मिताली को कॉल करके सब बताती है, जिस पर मिताली बोलती है, क्या शौर्य वहाँ मलेशिया में तेरे पीछे आया था? हाँ यार, अभी आधे घंटे पहले ही चेकआउट किया है उसने, लेकिन यार उसने मुझे धोखा दे दिया। क्या हुआ रिया? मुझे प्यार हो गया था उससे, और आज ऐसे अचानक मुझे पता लगा कि वो तेरा पति है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी ट्रिप पर उसने कहीं मुझे ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। मैं आज इंडिया वापस अपने घर आ रही हूँ। रिया का दिल बुरी तरह टूट जाता है ये जानकर कि जिससे उसने प्यार किया था वो तो उसकी दोस्त का पति निकला। वहीं राज रिया को अपने दोस्त की पत्नी समझकर बिना अपने प्यार का इजहार किए इंडिया की फ्लाइट में बैठ गया। लेकिन इसी बीच इंडिया में एक होटल के बाहर मिताली और शौर्य टकरा जाते हैं, जिस पर दोनों ही हैरान होकर बोलते हैं, तुम यहाँ? तुम यहाँ कैसे? तुम तो मलेशिया गई थी। गए तो तुम भी थे मेरे पीछे। तुम बताओ क्या चल रहा है? दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। उन दोनों ने ही अपने अपने दोस्तों को अपनी अपनी जगह भेजा था। ये सब गलतफहमी दूर होते ही उनको समझ आता है कि उन दोनों में कोई बेवफा नहीं है, लेकिन अब उनकी वजह से दो प्यार करने वाले गलतफहमी के चलते अलग होने वाले हैं, जिस पर दोनों साथ मिलकर राजू के घर जाते हैं और उसके इंडिया आते ही उसको सारी सच्चाई बताते हैं। उसी दिन शाम को रिया भी इंडिया आकर अपने घर चली जाती है, जहां उसके घर वालों ने पहले ही एक लड़के को उसे देखने बुलाया था। रिया भी टूटे दिल के कारण बिना कुछ बोले सबके बीच बैठ जाती है। तभी कुछ देर में वहां राज, शौर्य और मिताली आते हैं और राज बोलता है, ओए कोई शादी कोई रिश्ता नहीं होगा यहाँ, भागो यहाँ से। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखेबाज कहीं के मेरे घर आके रिश्ता तोड़वाने की? क्योंकि रिया ये धोखेबाज नहीं है, ये मेरा पति नहीं है बल्कि ये मेरे पति शौर्य हैं। मिताली रिया को सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद ये सब सुनकर रिया राज के सामने खड़ी होकर आंखों में आंसू भरकर उसे देखने लगती है, जिस पर राज बोलता है, अब ऐसे देखती ही रहोगी कि मुझे गले भी लगाओगी? राज और रिया एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और गलतफहमी से शुरू हुई ये लव स्टोरी सही अंजाम पर आ जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।